नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। देश में आज 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इसके लिए वोटिंग जारी है। वहीं इस उपचुनाव को आईएनडीआई गठबंधन और इंडिया के बीच पहली सीधी टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने दलों के साथ आने और फिर इंडिया गठबंधन बनने के बाद यह किसी भी राज्य में पहला चुनाव है। वहीं घोसी में मतदान के लिए 239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय स्थल है और 4,30,000 मतदाता अपने मताधिकार का आज प्रयोग कर रहे हैं। घोसी विधानसभा क्षेत्र भारी सुरक्षा का वहां पर इंतजाम किया गया है। घोसी विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है और इस सीट पर 6 साल में बता दें कि चौथी बार चुनाव होने जा रहा है। यहां सीधा मुकाबला बीजेपी के दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के बीच देखा जा रहा है। तो बता दें कि बताया जा रहा है कि एनडीए और आईएनडीआई के गठबंधन के बाद आज देश में 7 जगहों पर उपचुनाव हो रहा है। विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। वहीं आज घोसी में भी उपचुनाव है। बता दें कि घोसी में बताया जा रहा है कि 2024 का ट्रेलर देखा जाएगा और घोसी में सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह है और भारतीय जनता पार्टी से दारा सिंह चौहान है। इनके बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं पर लगातार आज आपको ये भी बता दें कि आज पूरे देश में 7 जगह पर उपचुनाव हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बाद ये पहला है जो कि 7 चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। तो ये देखने वाला होगा कि आखिर इसमें जीत किसको मिलती है। तो वहीं अगर विधानसभा चुनाव उपचुनाव की बात करें तो घोसी मऊ के जिले में घोसी विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज बताया जा रहा है कि देश में 7 जगहों पर उपचुनाव चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच देखिए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हुआ, इसके बाद एनडीए में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस इंडिया गठबंधन के बाद 7 जगहों पर उपचुनाव हो रहा है। तो क्या कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि आज मऊ लोकसभा क्षेत्र की घोसी में उपचुनाव हो रहा है। इसे कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो एनडीए और साथ ही एनडीए इंडिया गठबंधन के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। अगर बात की जाए तो 11 बजे तक 21.57% मतदान हो चुके हैं और 4,30,000 मतदाता आज कहीं ना कहीं आज के इस उपचुनाव में हिस्सा लेंगे। अगर बात की जाए तो लगभग अगर देखें तो 92,000 वोट पड़ चुके हैं और देर शाम तक वोटिंग चलेगी। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दारा सिंह चौहान चुनावी मैदान में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में है। और बात की जाए तो इस चुनाव को इंडिया और एनडीए की साख दांव पर रखने की बात भी कही जा रही है। नंदनी, अगर बात की जाए तो इस चुनाव के लेकर जहां एक तरफ बात की जाए तो पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से घोसी के अंदर में कैंप किया हुआ था और वहां की जो जनता है उससे अपने अपने दलों के अपने अपने अलायंस के तरफ समर्थन मांगते हुए नजर आए। अब ठीक अगर बात की जाए तो 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उसमें देखने वाली बात यह होगी कि जो सियासी ऊंट है वो किधर करवट लेता है। नंदिनी, अगर बात की जाए तो घोसी के अंदर में अगर देखें तो पिछले 4 सालों में 6 बार चुनाव हुए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो 2022 में इस सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान चुनाव जीत कर आए थे, जिसके बाद 16 महीने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी से दामन तोड़ते हैं। माफ करिएगा, समाजवादी पार्टी से दामन तोड़ते हैं। उसके ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी करते हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी फिर से उम्मीदवार बनाती है। और अगर बात की जाए तो इस चुनाव के दौरान अगर बात तो तमाम तरह की सियासी घमासान देखने को मिला। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी इस सीट पर कहीं जी बिल्कुल। देखिए विभांशु, जिस तरीके से आपने बताया कि 4 साल में 6 बार उपचुनाव हो रहा है यहाँ पर, और इस बार का जो उपचुनाव हो रहा है इसमें प्रचार प्रसार करने के लिए दोनों पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम नेता, तमाम मंत्री, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा तमाम तरीके से जनता को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की गई। साथ ही अगर बात की जाए तो समाजवादी खेमा भी कहीं इस चुनाव प्रचार में पीछे नहीं रहा और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक विशाल जनसभा होती है। इसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव पूरी तरह से घोसी के अंदर में कैंप करके और कहीं ना कहीं चुनाव को अपने पक्ष में करने का हर एक प्रयास किए हैं। आज देर शाम को घोसी विधानसभा की तमाम जो मतदाता हैं उनके मतदान संपन्न हो जाएगा और उनके मताधिकार कहीं ना कहीं मत पेटियों में बंद होगी और 8 तारीख को यानी कि 8 अगस्त को इस चुनाव के नतीजे आएंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो घोसी चुनाव के उपचुनाव को कहीं ना कहीं एनडीए और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश राजभर जब चुनाव है जी एनडीए में शामिल हुए, इसके बाद भी देखा कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर का वहां पर एक बड़ा उनका रोल है, वो भी प्रचार प्रसार करने गए थे। तो कहीं ना कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के लिए और ओम प्रकाश राजभर के लिए भी ये बड़ी चुनौती है और समाजवादी पार्टी के लिए तो आखिरकार है ही। तो क्या लगता है कि जनता कितने उत्साह से वहां पर वोट कर रही है आज? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 11 बजे तक 21% मतदान होने से साफ है नंदनी की वहां की जनता इस चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं उत्सुक है और मतदान प्रतिशत से हम ये समझ सकते हैं कि वहां की जनता पूरी सक्रियता के साथ घरों से निकलकर और अपने उम्मीदवार हैं उनको कहीं ना कहीं उनके समर्थन में वोट देते हुए नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खेमे के अलायंस एनडीए की तरफ से ओम प्रकाश राजभर और साथ ही साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद समेत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी लगातार इस चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास किए। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हर मुमकिन प्रयास किए गए। साथ ही अगर बात की जाए तो इस सीट पर कहीं ना कहीं देखें तो चौहान और यादव और खास करके राजभर और कहीं ना कहीं पासमंदा निर्णायक भूमिका में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस चुनाव में किस तरह का समर्थन किस जाति विशेष समुदाय का किधर रहता है, वो नतीजों के बाद साफ होगा। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। केंद्र सरकार की ओर से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद विपक्ष रणनीति बनाने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज शाम अपने घर पर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, जहां विपक्ष के नेता खड़गे की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन में दलों के नेताओं की बैठक होगी और बैठक के बाद खड़गे के घर पर डिनर का भी आयोजन किया गया है। तो आज देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि INDI की आज मीटिंग होगी, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर आज वहां पर डिनर का आयोजन भी किया जा रहा है। संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर किस तरीके से विपक्ष को सरकार को घेरना है, इसकी आज रणनीति बनाई जाएगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के घर पर। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज विपक्ष की एक बार फिर से मीटिंग होगी, किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है इसमें और कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में जुटी हुई है और एनडीए का गठबंधन को अपने कुनबे को मजबूत कर रही है, तो वहीं अब विपक्ष भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ मजबूती से चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आ रहा है। और इंडिया अलायंस पूरी तरह से अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार बैठक करके अब 24 चुनाव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। इसी क्रम में आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद 3 कहीं ना कहीं अहम विधेयकों पर सरकार इसे
प्रस्ताव पारित कराना चाहती है। अगर बात की जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या वन नेशन वन इलेक्शन हो या महिला आरक्षण हो, इन तीनों विधेयकों को सरकार पेश कराने के लिए माना जा रहा है कि विशेष सत्र बुलाई। उससे ठीक पहले अगर बात की जाए तो इंडिया के गठबंधन के तमाम सहयोगी दल आज देर शाम एक बैठक करेंगे, जिस बैठक के माध्यम से सरकार को कैसे पार्लियामेंट के अंदर में घेरना है इसको लेकर रणनीति तैयार करेंगे। अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद तमाम तरह की चुनौतियां इंडिया गठबंधन को देखने को मिल रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। 1967 में जो वन नेशन वन इलेक्शन था उसी के तर्ज पर सरकार फिर से देश में चुनाव कराना चाहती है। अब बात की जाए तो आज की बैठक में अगर बात करें तो कांग्रेस के संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और की तरफ से ये कहीं ना कहीं अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े नेता सम्मिलित होंगे। इसमें साफ तौर से कैसे सदन के अंदर में सरकार को घेरना है इसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही अगर बात की जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वही अगर बात की जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी के गठन के बाद से ही इंडिया गठबंधन के तमाम नेता सरकार पर हमलावर हैं। जहां अरविंद केजरीवाल वन नेशन 20 इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, तो वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश में अगर एक समय चुनाव होगा तो निश्चित तौर से चुनाव आयोग और जनता का समय बचेगा। अगर देखिए इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो हमेशा अगुवाई नीतीश कुमार करते थे और उन्होंने ही शुरुआत की थी, लेकिन इस बार की जो मीटिंग है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ और रणनीति बनाई जा सकती है इन लोगों के बीच में? जी बिल्कुल, अभी ये कहना साफ नहीं है कि इंडिया गठबंधन का अगुवाई कौन करेगा। आने वाले दिनों में कन्वीनियर पे चर्चा हुई, यानी कि संयोजक पर चर्चा होगी और तमाम सहमतियों के बाद संयोजक का नाम तय किया जाएगा। अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में होती है और उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो अब अगर देखें तो आपने देखा कि बीते दिन मुंबई में हुई और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी दिसंबर में माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक समाजवादी पार्टी की अगुवाई में होगी। तो जिन क्षेत्रीय दलों की अगुवाई में बैठक हो रही है वो कहीं ना कहीं आयोजन कर रहे हैं और अगर बात की जाए तो संयोजक के रूप में कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार और एमके स्टालिन का नाम ऊपर चल रहा है कि इन्हें कहीं ना कहीं संयोजक बनाया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब तक अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल एक सुर में बात करते हुए नजर आ रहे हैं और अब तक अभी कोई किसी तरह की खटास देखने को नहीं मिली है। अगर बात की जाए तो गठबंधन के अंदर में जो अगली बैठक होगी उसमें साफ तौर से सीट शेयरिंग पे बात होगी, मगर आज की बैठक में विशेष सत्र को लेकर सरकार को कैसे घेरना है और अन्य राज्यों में आम जनमानस को कैसे जो विशेष सत्र के अंदर में तमाम विधेयक है उसको लेकर किस तरह से जनता को समझाना है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी विपक्षी दलों के द्वारा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो बता दें कि आज संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह मीटिंग की जाएगी, वहीं पर डिनर का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें विपक्ष दलों के तमाम बड़े दिग्गज नेता आज शामिल होंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिवक्ताओं से फिर से काम शुरू करने का अनुरोध किए जाने के बावजूद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार को भी न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया। ऐसे में आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत प्रदेश भर के वकील न्यायिक कामकाज नहीं करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में 5 सितंबर को स्ट्राइक पर रहने का फैसला किया है। तो बता दें कि लाठीचार्ज के विरोध में 5 सितंबर को स्ट्राइक रहने का वकीलों ने अपना ऐलान कर दिया है। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया था जिसका अधिवक्ताओं ने विरोध किया है। तो आज वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि आज भी वकील जो है अपनी हड़ताल पर चल रहे हैं, 5 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं अधिवक्ता। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज का विरोध किया जा रहा है वकीलों की तरफ से। तो
तो बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हापुड़ वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में 5 सितंबर को स्ट्राइक पे रहने का फैसला किया है। बता दें कि यूपी में जिस तरीके से लगातार आप देख रहे थे, तो वहीं पर आज एक बार फिर से वकीलों ने स्ट्राइक पे रहने का ऐलान कर दिया है। वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसका अधिवक्ताओं ने विरोध किया है। ये भी कहा जा रहा है कि अब ये लगातार जब तक उनकी 5 मांगे नहीं पूरी की जाती हैं, ये आंदोलन जारी रहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन जुड़ चुके हैं। पवन, बताया जा रहा है हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसको लेकर वकीलों ने अपना आंदोलन जारी कर दिया है। कब तक ये चलेगा पूरा? जी बिल्कुल मयूर, नंदिनी, बीते दिनों हापुड़ में पुलिस कर्मियों द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की गई थी। उस घटना को लेकर पूरे प्रदेश में लगातार अधिवक्ता जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर प्रयागराज की बात करें तो बीते कल प्रयागराज के हाईकोर्ट सहित जिला अदालतों तथा तहसीलों में अधिवक्ताओं द्वारा इस पूरे घटना का विरोध किया गया। तमाम स्थानों पर पुलिस प्रशासन के विरोध में नारे लगाए गए, पुतले जलाए गए और इसी दौरान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा कार्य का बहिष्कार करते हुए अपनी तमाम मांगों को लेकर ये जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। बीते कल प्रयागराज में हाईकोर्ट सहित तमाम जितनी जिला अदालतें हैं और जितनी भी तहसीलें हैं, वहां पर जितने भी जो अधिवक्ताओं के जो संगठन है, जो संघ है, उनके द्वारा इस घटना को लेकर विरोध जताया जा रहा है और उनकी जो मांगे हैं, उनकी मांगों में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि घटना में जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जब तक इनकी मांगे नहीं मान ली जाती है तब तक अधिवक्ता अपने कार्य का बहिष्कार कर इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, वो करते रहेंगे। पवन, आखिर वो कौन-कौन सी 5 मांगे हैं जो अधिवक्ताओं की तरफ से किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर मांगों की बात की जाए तो जिस तरीके से अभी तक बातें सामने है उससे ये अभी स्पष्ट हो पाया है कि इस घटना को लेकर जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जितने भी अधिवक्ताओं के ऊपर जो मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं उन मुकदमों को काटा जाए और तमाम ऐसी जो घटना को लेकर उस पर जांच बिठाई जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जाए। तो ऐसी 5 मांगे हैं। इन 5 मांगों को लेकर जो अधिवक्ता है वो लगातार बीते कल से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रयागराज में जो तस्वीरें वो साफ तौर पर दिखा रही है कि किस तरीके से अधिवक्ताओं ने अपने कार्य का बहिष्कार कर अपनी इस घटना को लेकर उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। तमाम स्थानों पर पुतले जलाए गए हैं, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई जो तस्वीर है वो आज भी जारी है। तो ऐसे में जो लोग हैं उनको कहीं न कहीं न्यायिक कार्य को लेकर परेशानी भी हो रही है, लेकिन अधिवक्ताओं की जो मांग है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि हापुड़ की घटना को लेकर अधिवक्ताओं ने किस तरीके से अपना विरोध जताया है। जी नंदिनी, पवन, आखिर अगर अधिवक्ताओं का ये फैसला नहीं लिया गया, जिस तरीके से वो 5 मांगे कर रहे हैं, तो आखिर क्या कुछ अगला कदम उनका हो सकता है? कल जब हमने अधिवक्ताओं से बातचीत की, जब उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान हमने वो तस्वीरें देखी जब हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 सहित तमाम जो हाईकोर्ट के गेट हैं उन पे अधिवक्ताओं द्वारा इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। हमने जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता है और जो उनकी मांगे हैं उस पर जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। हालांकि जिस तरीके से बातें अभी तक सामने आई है, ये भी कहा गया है कि अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अगली बैठक के साथ ये जो इनका विरोध प्रदर्शन है, जो धरना प्रदर्शन है, वो और भी बड़ा रूप ले सकता है। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर किस तरीके से कार्य का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन जताया है। जी पवन, बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। तो बता दें कि हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज किए जाने पर वकीलों ने विरोध किया है। बताया जा रहा है कि वकीलों की तरफ से 5 मांगे की गई हैं। अगर ये वो उनकी मांगे नहीं पूरी की जाती हैं तो ये लगातार आंदोलन चलता रहेगा। तो बता दें कि 5 मांगों को लेकर लगातार अधिवक्ताओं की तरफ से आंदोलन देखने को मिल रहा है।
ये भी बता दें कि हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज का ये अधिवक्ता जो है प्रदर्शन कर रहे थे उस लाठीचार्ज को लेकर, और ये भी कहा जा रहा है कि अधिवक्ताओं की तरफ से 5 मांगे की गई हैं। जिसने लाठीचार्ज किया है उस पुलिस पर, उस प्रशासन पर कहा जा रहा है अधिवक्ताओं की तरफ से कि कड़ी से कड़ी उन पर सजा दी जाए, उनको सजा दी जाए। तो लगातार इनका आंदोलन जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अधिवक्ता जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो यूपी में लंबी चलेगी वकीलों की हड़ताल, ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया था उसको लेकर अधिवक्ता नाराज हैं। अब वो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन, जिस पुलिसकर्मी ने लाठीचार्ज किया है उन पर कड़ी से कड़ी उन्हें सजा दी जाए। तो लगातार ये वकीलों की मांग है, उनकी 5 मांगे हैं सरकार से, और वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो भी इसमें शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो ये अगर कहा जा रहा है कि अगर ये सरकार की तरफ से मांगे नहीं की जाती हैं तो उनका ये हड़ताल जारी रहेगा। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं और लखनऊ से संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए जिस तरीके से लगातार वकीलों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, आगे क्या कुछ और प्रदर्शन अभी चलेगा क्या? देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए वकीलों के जो प्रोटेस्ट के, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन वकीलों के द्वारा छेड़ा गया है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था, उसमें कई महिला अधिवक्ता भी घायल हुई थी। इस विरोध को लेकर के लगातार जो वकील है वो सड़कों पर उतर आए थे। और अगर बात की जाए रविवार को, तो रविवार को जिस तरीके से यूपी बार काउंसिल के द्वारा एक बैठक की गई, उस बैठक में जिस तरीके के निर्देश दिए गए थे उनके द्वारा साफ तौर से 3 दिवसीय हड़ताल की बात कही गई थी। इस दौरान साफ तौर से कहा जा रहा था कि उन लोगों के द्वारा सीएम से इस मामले को लेकर के मुलाकात भी की जाएगी। और जिस तरीके से बात की जाए वकीलों की, तो वकीलों के द्वारा जिस तरीके से पुतला दहन की बात की जा रही थी, पुलिस के खिलाफ लगातार विरोध की बात की जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से गाजियाबाद की जो घटना थी, गाजियाबाद और हापुड़ की दोनों ही घटनाओं को लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। उसको लेकर के जिस तरीके से सरकार से अधिवक्ता जो लगातार मांग कर रहे हैं, वो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की जो बात है उसको लागू करने की बात कर रहे हैं, कि जिस तरीके से जो अधिवक्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं उन हमलों पर को रोका जा सके। इसके साथ जिस तरीके से बात की, जो हापुड़ की घटना हुई है, गाजियाबाद की घटना हुई है, इन सभी मामलों को लेकर के लगातार जो कार्रवाई की बात है उसको लेकर के अड़े हुए हैं। भले ही ज्ञापन डीएम को सौंपा गया हो, लेकिन जो सरकार से मुलाकात की बात की जा रही है वो मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन अब इस मामले को लेकर के जिस तरीके से अगर बात की जाए, सोमवार को जो विरोध देखने को मिला था, भारी संख्या में पुलिस बल लगाई गई थी, उसी दौरान अब जो है इसके बाद से एक जांच टीम गठित कर दी गई है सरकार के द्वारा। और इसमें जो बात की जा रही है, आईजी रेंज जो है वो है, इसके साथ मुरादाबाद डीआईजी हैं और 2 न्यायाधीशों को लगाया गया है इस मामले को लेकर के। जिस तरीके से जांच पूरी कंप्लीट होगी, उस जांच के बाद जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन अगर अधिवक्ता प्रोटेस्ट की बात की जाए, तो उन लोगों के द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि जिन लोगों के द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके साथ ही जो हापुड़ के डीएम और कप्तान है उनका भी ट्रांसफर किया जाए। लेकिन इन सभी देखिए हमारे साथ अभिषेक भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अभिषेक, देखिए लगातार जो है अधिवक्ता वो पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कानपुर में कैसी स्थिति देखने को मिल रही है अभी? हापुड़ में जो पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसको लेकर कानपुर में भी अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल किया गया है। और यहाँ पर भी सारे वकील जो भी हैं सब धरने पर यहाँ बैठे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो बता दें कि हापुड़ में जिस तरीके से वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया था उसको लेकर अधिवक्ता बहुत ही ज्यादा नाराज है और वो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार पुलिसकर्मियों पर वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यूपी के 8 शहरों में एनआईए की छापेमारी गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, सीतापुर, प्रतापगढ़, पीलीभीत, बरेली, प्रयागराज और वाराणसी में जारी है। नक्सली फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई जारी है। माओवादी संपर्कों के मामले में छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में टीम ने कैसरबाग की 2 आर्म्स दुकानें खंगाली, वहां के रजिस्टर और स्टॉक की चेकिंग के साथ कई दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। साथ ही दुकान मालिक और उनके कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की गई है।
तो एक बार फिर से लगातार जिस तरीके से एनआईए की छापेमारी चलती है, वहीं पर एक बार फिर से एनआईए की छापेमारी चली है। एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी में अपने यूपी के 8 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें बताया जा रहा है कि गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और लखनऊ भी उसमें शामिल है। आजमगढ़, देवरिया, चंदौली में एनआईए ने लगातार छापेमारी की है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, एनआईए की लगातार छापेमारी जारी है, वहीं पर यूपी के 8 शहरों में एक बार फिर से छापेमारी की गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए एनआईए की जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, ये छापेमारी सुबह लगभग 8 बजे से शुरू हुई है, क्योंकि यूपी के 5 जिलों की 8 जगहों पर छापेमारी चल रही है। जिसमें बात की जाए वाराणसी का बीएचयू जो है, बीएचयू में लगातार जिस तरीके से इनपुट जो एनआईए को मिल रहे थे, उस इनपुट के आधार पर सुबह ही छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के दौरान जिस तरीके से वहां से लोगों ने बाहर निकल करके भागने की कोशिश की गई थी, तो वो पूरा इलाका सील कर दिया गया था। इस दौरान जो बात की जाए, स्थानीय पुलिस का भी पूरी तरीके से सहयोग लिया गया था। वहां पर 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि साफ तौर से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एनआईए को जो इनपुट मिल रहे थे नक्सलवादियों से जुड़े हुए, उन इनपुट के आधार पर लगातार ये छापेमारी चल रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए देवरिया की और प्रयागराज की, तो इन जगहों पर खास छापेमारी हुई और इन जगहों पर से लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल अब सवाल यह है कि जिस तरीके से अब जो एनआईए की टीम लगातार इन मामलों को लेकर के छापेमारी कर रही है, और छापेमारी के दौरान जो इनके पास दस्तावेज मिले हैं, उन दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया गया। देखिए, बताया जा रहा है कि दुकानों में छापेमारी की गई है, कैसरबाग के दुकानों में छापेमारी की गई है, वहां के उनके कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की गई है, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है अभी तक? देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए छापेमारी को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से 8 जगहों पर पूरी तरीके से छापेमारी चल रही है, इस दौरान जो दस्तावेज अभी जब्त किए गए हैं, और साथ साथ जो बात की जाए जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो इलाका सील किया गया है, जो यूनिवर्सिटी सील किया गया, उन सभी जगहों से अभी तक किसी तरह की कुछ खास जानकारी एनआईए के द्वारा नहीं दी गई। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है एनआईए के द्वारा कि लगातार जिस तरीके से जो छापेमारी चल रही है, जो नक्सलवादियों से जुड़े हुए इनपुट मिल रहे थे, उन इनपुट के आधार पर यह पूरी छापेमारी हुई है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से ये पूरी छापेमारी चल रही है, उस छापेमारी के दौरान आखिर क्या कुछ दस्तावेजों में मिला है, क्या कुछ और गिरफ्तारियां होंगी, या फिर जो षड्यंत्र रचने की जो बात की जा रही है, देश विरोधी गतिविधियों की बात की जा रही है, उन सभी मामलों को लेकर के अब जो आगे की पड़ताल है वो लगातार जारी है। लेकिन अभी सवाल यह है कि जिस तरीके से आधा दर्जन से अधिक जो लोगों को हिरासत में लिया गया है, वो कहां पर है, उनसे क्या पूछताछ हुई है, अभी तक इस मामले में किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन हाँ, यह जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीएचयू की बात की जाए, वहां पर एक बड़ी छापेमारी है, क्योंकि जहां जिस तरीके से वहां पर जो छात्र हैं वो लगातार आपने बताया कि कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई लोगों से पूछताछ जारी है, तो क्या लगता है एनआईए की छापेमारी अभी और कहां-कहां हो सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो इनपुट एनआईए के पास मिले थे, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले लखनऊ में भी जो छापेमारी हुई थी, लखनऊ के साथ साथ जो लखनऊ से सटे हुए प्रदेश हैं, वहां पे छापेमारी हुई थी। अब जिस तरीके से वाराणसी, देवरिया, चंदौली, इन सब जगहों पर जो छापेमारी चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा सकता है, जिस तरीके से प्रयागराज से जो हिरासत में लिए गए हैं आधा दर्जन लोग, उन सभी मामलों को लेकर के जरूर कहा जा सकता है कि एनआईए की ये जो रेड है, ये एक लंबी रेड चलेगी, और इस रेड में जाहिर सी बात है कई और लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। जो दस्तावेज मिले हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर क्या कुछ उनके हाथ लगा है, उस आधार पर जो छापेमारी है वो लगभग कितने समय तक चलेगी, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इलाका जो सील किया गया है, क्योंकि एनआईए की टीम ने जब छापेमारी की शुरुआत की थी, तो जो सीधा एडीजी और जो कप्तान है जिलों के, उनसे बात करते हुए सुबह 8 बजे के तड़के पहुंच करके लगातार रेड मारी गई थी। लेकिन अब जो छापेमारी की बात है, ये कितने समय तक चलेगी ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि छापेमारी एक लंबी चलेगी, और इस मामले में कहीं ना कहीं गिरफ्तारियां भी बढ़ सकती हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। तो बता दें कि यूपी में 8 जगहों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही, जिसमें बताया जा रहा है कि आजमगढ़, देवरिया, चंदौली में एनआईए ने छापेमारी की, जिसमें कई लोग गिरफ्तार भी हैं और लगातार उनसे पूछताछ एनआईए कर रही है। उमेश हत्याकांड मामले में नफीस, बिरयानी, रुखसार की तलाश तेज कर दी गई है। दोनों ही अतीक के करीबी हैं। हत्याकांड में इस्तेमाल क्रेटा नफीस की थी। नफीस के रिश्तेदार रुखसार को क्रेटा बेची थी। जांच के बाद पुलिस ने दोनों को आरोपी बनाया है। वहीं आरोपी बनाए जाने के बाद से दोनों फरार हैं और दोनों के तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं।
तो उमेश पाल हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने बताया जा रहा है कि नफीस बिरयानी का जो क्रेटा कार सीसीटीवी में देखा जा रहा था वो नफीस बिरयानी का था और उसमें रुखसार भी एक नया नाम सामने आया है। लगातार पुलिस अब लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन फिर भी अभी पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन जुड़ चुके हैं। पवन, अब एक नया नाम भी सामने आया, नफीस और रुखसार, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर उमेश पाल हत्याकांड में? जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए इस पूरे घटना की शुरुआत बीते 24 फरवरी को होती है, जब अधिवक्ता उमेश पाल को कोर्ट से वापस लौटते समय उसके घर के पास हमलावरों द्वारा गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उस पूरे घटना में तमाम वो तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर तमाम स्थानों पर देखने को मिली। हालांकि इस घटना के दौरान एक सफेद क्रेटा कार की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आई, क्योंकि उसी सफेद रंग की क्रेटा कार में ये जो हमलावर थे वो आए हुए थे। अब इस पूरे घटना को लेकर जिस तरीके से पुलिस की जो कार्यवाही है वो लगातार जारी है, और उस समय जब पुलिस ने जो जांच की थी उसमें यह देखा गया था कि ये जो सफेद रंग की क्रेटा कार है ये नफीस बिरयानी के नाम से, हालांकि नफीस को जो उसका जो संस्थान है वो प्रयागराज के पास एरिया में इटॉन बिरयानी के नाम से प्रसिद्ध है और नफीस को इटॉन बिरयानी के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाद में यह पता चला कि यह जो सफेद रंग की क्रेटा कार है इसको नफीस ने अपने किसी रिश्तेदार जो करेली की रहने वाली है रुखसार को उसने बेचा था। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वाकई क्या ये जो सफेद रंग की क्रेटा कार है ये नफीस के नाम है या रुखसार के नाम है। लेकिन घटना के बाद से पुलिस ने इन दोनों को भी इस पूरे घटना में आरोपी बनाया है। लेकिन अगर पुलिस की देखे तो अभी तक पूरे घटना को लेकर पुलिस के जो हाथ है वो पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि घटना में मुख्य रूप से शामिल अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर, असलम, तमाम ऐसे नाम है जो अभी तक इस घटना के बाद से फरार है। और ऐसे में ये दोनों नाम भी जब जुड़े थे उसके बाद से लगातार पुलिस इनके छापेमारी को लेकर, इनके गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। लेकिन अगर तस्वीरों की बात करें और इस पूरे घटना की बात करें तो अभी तक पुलिस के हाथ है वो पूरी तरीके से खाली है। लेकिन जिस तरीके से ये जो कार्यवाही की जा रही है आने वाले दिनों में ये लग रहा है कि जल्दी ये जो आरोपी है ये पुलिस के गिरफ्त में होंगे। लेकिन अब किस तरीके से ये जो कार्यवाही है वो की जा रही है, हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है। लेकिन अगर उमेश पाल हत्याकांड की बात की जाए तो 24 फरवरी से अभी तक का जो एक लंबा समय है, एक लंबा दौर है वो गुजर चुका है और घटना में मुख्य रूप से जो शामिल आरोपी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। तो आज के लिए शहर शहर खबर खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।